नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में ही होगा। दून विधानसभा में ही होगा बजट सत्र। पहले ये गैरसैंण में होना था, लेकिन अब दून पर फाइनल फैसला ले लिया गया है। 14 जून से 20 जून तक देहरादून में ही सत्र चलेगा। इससे पहले 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होना था, ये खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अब ये तय हो गया है कि दून में ही बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। दून विधानसभा में ही होगा सत्र। पहले गैरसैंण में होना था, लेकिन अब यह फैसला हो गया है। फाइनल फैसला है कि 14 जून से 20 जून तक देहरादून में ही बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। इससे पहले खबर सामने आ रही थी कि 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र होगा, लेकिन फिलहाल अब ये फाइनल खबर है कि बजट सत्र देहरादून विधानसभा में ही होगा। और अब बात करते हैं चंपावत उपचुनाव की। कल यानी 31 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कुल 151 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इससे पहले चंपावत से ईवीएम पार्टियों को रवाना किया गया था। चंपावत सीट पर सीएम धामी उम्मीदवार हैं। सीएम धामी को 6 महीने के भीतर विधायक बनना है, इसीलिए यहां चुनाव हो रहा है और कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जब पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया था। कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। आज हमारी सारी मतदान पार्टियों का PDMS जो पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है और EVM उन्होंने रिसीव कर ली है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट ने भी रिसीव कर ली है और काफ़ी पार्टीज़ यहाँ पे रवाना हो चुकी हैं और जो कुछ अभी रवाना हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी हो चुकी है। मैंने और SP साहब ने सिक्योरिटी टीम्स को ब्रीफ कर दिया है क्या उनके डूज एंड डोंट्स हैं। और हमारा जो सखी बूथ है वो भी उन्होंने भी EVM मशीन्स ले ली हैं और वो भी रवाना हो रहे हैं। चंपावत में उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है, लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने युवा अंदाज में नजर आए। सीएम धामी टनकपुर बाजार में बाइक पर सवार होकर मतदाताओं से अंतिम अपील करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की। तस्वीरें देखिए आप। सीएम धामी बाइक से बाजार में निकल पड़े, लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा न्यूज़ 18 से बातचीत करने के दौरान, चलते चलते थोड़ा धीरे धीरे। चुनाव प्रचार कल बंद हो गया है। आज मैं सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलने आया हूँ, क्योंकि बचपन से मैं टनकपुर में, बनबसा में, चंपावत में यहीं खेला हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। तो बहुत सारे मित्रों से बीच में मिलना था। क्योंकि अब मैं चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी हूँ, तो आज मुझे लगा कि जो अपने ऐसे मित्र हैं जिनसे बीच में नहीं मिल पा रहा था, आज उन सभी से मिल रहा हूँ। अभी महादेव हमारा यहाँ पर एक बहुत अच्छी चाय की दुकान है। सभी लोग बड़ी वहाँ पर चाय पीते हैं और मैं भी पहले से अक्सर आता रहा हूँ, तो आज मैं वहाँ भी गया हूँ। अन्य जगह भी इसी प्रकार से जा रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से सबसे संपर्क कर रहा हूँ। बाइक मेरे को लगता है कि बहुत दिनों बाद चला रहे होंगे। मुख्यमंत्री बन गए तो फिर बाइक चलाने का मौका कहाँ, सिक्योरिटी के बीच में, गाड़ियों के बीच में? नहीं, बचपन में बहुत चलाई है और कॉलेज के दिनों में, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो बाइक में ही चलते थे। कल होने वाले चंपावत उपचुनाव पर सीएम धामी ने चंपावत की जनता से अनुरोध भी किया है कि चंपावत के लोग इतिहास बनाने के लिए आगे आएं। 100% सभी लोग मतदान करें। इस दिन को मतदान उत्सव के रूप में मनाना है। पहले मतदान फिर जलपान। नहीं, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि इस बार चंपावत के लोग एक इतिहास बनाएंगे। इतिहास बनाने के लिए आगे आएं और 100% मतदान में भाग लें। सभी लोग अपने घरों से निकलें और इस दिन को मतदान उत्सव दिवस के रूप में मनाएं। पहले मतदान फिर जलपान। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। पिथौरागढ़ की दीक्षा जोशी ने UPSC की परीक्षा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दीक्षा ने 2021 के नतीजों में 19वीं रैंक हासिल की है। MBBS कर चुकी दीक्षा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की बेटी हैं। दीक्षा जोशी और उनके परिवार के लिए ये वो मुकाम है जिसका सपना तो कई देखते हैं, लेकिन गिने चुने लोग ही इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। दीक्षा ने UPSC की परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल की है। दीक्षा ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पिथौरागढ़ से ही की, जबकि इंटर देहरादून से किया और इंटर की परीक्षा पास करने के बाद पहाड़ की इस बेटी ने MBBS की परीक्षा पास की।
MBBS करने के बाद दीक्षा ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करने का टारगेट लिया और शुरुआती 2 कोशिश में दीक्षा को सफलता नहीं मिली, लेकिन तीसरे प्रयास में दीक्षा ने ये मुकाम 19वीं रैंक के साथ हासिल किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज 3 साल का एफर्ट है एग्ज़ाम में, तो फाइनली एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। जो फर्स्ट फीलिंग है, रिलीफ है। टारगेट ऐसा था कि इनिशियली कभी बचपन में सोचा था कि सिविल सर्विसेज एक करियर ऑप्शन हो सकता है, बट स्कूलिंग के बाद आफ्टर क्लास 12th मेडिकल की तरफ इंक्लिनेशन हुआ बच्चों को साथ में देख के, तो उस फील्ड में गए। बट इंटर्नशिप के टाइम पे जब मैं गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इश्यूज थे वो सब देख के लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद एक बेटर ऑप्शन होगा जहाँ से ज़्यादा रिफॉर्म लाए। दीक्षा जोशी के पिता सुरेश जोशी उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। दीक्षा का भी कहना है कि इस मुकाम तक पहुंचने में उनके साथ माता पिता का भी बड़ा योगदान है। बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ से यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली दीक्षा पहली लड़की हैं। दीक्षा के पिता का कहना है कि उनके परिवार के लिए ये उपलब्धि ही है, लेकिन इससे जिले और राज्य का गौरव भी बढ़ा है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बेटी जरूर है, लेकिन पिथौरागढ़ की बेटी ने और उत्तराखंड की बेटी ने एक मुकाम खड़ा किया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं बचपन से उसको देखते आ रहा हूँ और जिस तरह से उसका रुझान एक पब्लिक सर्विस की तरफ, बेसिकली जो है कि लोगों की सेवा की तरफ या कोई नए इस तरह से चेंजेस करने की तरफ उसका जो माइंडसेट है, उसको लेकर के उसने तैयारियां भी की थी और आज वो मुकाम उसको हासिल हुआ है। दीक्षा की मां ने पढ़ाई में हर कदम बेटी का साथ दिया है। बॉर्डर जिले की दीक्षा ने देश की सर्वोच्च परीक्षा में जो मुकाम हासिल किया, उम्मीद की जानी चाहिए उससे पहाड़ की बेटियों को भी नई दिशा मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग अब 7 और 8 जून को हल्द्वानी में होगी। 7 जून को प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग होगी और 8 जून को कार्य समिति की बैठक होगी। इस मीटिंग में हाल ही में जयपुर में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के साथ ही प्रदेश बीजेपी अपने आगे के कार्यक्रमों पर मुहर लगाएगी। कार्य समिति में विभिन्न राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, वो सरकार 8 साल पूरे कर रही है, इसलिए 8 साल बेमिसाल। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बहुत ही बेमिसाल काम किए हैं इन 8 सालों में, वो पृष्ठभूमि और उत्तराखंड के अंदर सरकार रिपीट करना, इसको लेकर के इस कार्य समिति में चर्चा होगी। उत्तराखंड सचिवालय में पहले नो मीटिंग डे के मुकाबले दूसरे नो मीटिंग डे पर थोड़ा माहौल बदला हुआ दिखाई दिया, लेकिन आम लोगों के लिए सचिवालय में अपनी बात रखने का सिस्टम कब पूरी तरीके से फिट हो पाएगा, कह पाना मुश्किल है। सोमवार यानी सचिवालय का नो मीटिंग डे, यानी सिर्फ लोगों की समस्या और शिकायत सुनी जाएगी, कोई मीटिंग नहीं होगी। 23 मई के बाद एक बार फिर न्यूज़ 18 ने रियलिटी चेक किया और शुरुआत की मुख्य सचिव के ऑफिस से। पहले टाल मटोल हुआ और फिर 1 बजे का वक्त दे दिया गया। इस बीच हम दूसरे सचिवों का दफ्तर का हाल देखने पहुंचे। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ऑफिस में थे, लेकिन सचिव तो दूर, 4th क्लास स्टाफ ने भी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। नो मीटिंग डे पर मुख्य सचिव के ऑफिस के बाद हम पहुंचे पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के ऑफिस में। यहाँ पर मुलाकात के लिए थोड़ा इंतजार किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आपको जब अटेंड करने की बात आती है तो आपसे कहा जाता है कि आप पर्ची तो लिख दीजिए, लेकिन जब वक्त होगा तभी अंदर दी जाएगी। अब हम तो न्यूज़ 18 से हैं तो माना जा सकता है कि तमाम बातें होती हैं, लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति यहाँ पर आए, उसको कितना यहाँ पर स्टाफ अटेंड करता होगा, ये इस बात को लेकर समझा जा सकता था। यानी नो मीटिंग डे पर अभी तक का जो रिस्पॉन्स है वो बेहद खराब है। फिर हम पहुंचे पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक और अपर सचिव उदयराज के ऑफिस में। जनता जितनी आती है, जितने लोग आएंगे हम सुन लेते हैं, सभी की बात भी सुन लेते हैं और सारे अनुभाग विभाग की कोई पत्रावली शाम 7 बजे तक पेंडिंग नहीं रहती मेरे यहाँ, हम निपटा के ही जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे सचिवों के ऑफिस भी गए, लेकिन स्टाफ ने साहब के लंच पर जाने की बात कही। अब 1 बज चुका था तो हम एक बार फिर मुख्य सचिव के ऑफिस पहुंचे, लेकिन 2 बार कोशिश के बावजूद मुख्य सचिव से मुलाकात हो नहीं पाई।
इसी रियलिटी चेक में फिर हम पहुंचे मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम के ऑफिस, जो पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। मीनाक्षी सुंदरम ऑफिस में लोगों से मिल भी रहे थे और काम भी कर रहे थे। डेफिनेटली मतलब नो मीटिंग डे में जो मुलाकाती दूर दराज से आते हैं उनको भी मुलाकात करने का समय मिल जाता है। और दूसरा, ऑफिसर के लिए फाइल्स पेंडिंग हो जाती है। जब लगातार मीटिंग चलती है तो हमारे पास फाइल डिस्पोजल्स के लिए कम समय मिलता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के अफसरों को साफ आदेश दिया है कि वो सोमवार को सचिवालय में जनता की बात सुने। इस आदेश पर मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े अफसर तो एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन बाकी अफसरों को फिट होने में शायद अभी थोड़ा वक्त लगेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में बड़ी खबर आई है। देहरादून से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां शिमला बाईपास पर नया गांव के पास गाड़ी की चेकिंग के दौरान उत्तराखंड एसटीएफ ने 6 लोगों को पकड़ा है और हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य है और मूसेवाला मर्डर में उसका हाथ होने की आशंका है और वो अपने दोस्तों के साथ हेमकुंड की यात्रा पर निकला हुआ था। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा एक आरोपी को एसटीएफ देहरादून और पंजाब पुलिस ने इसी नया गांव चौकी इलाके क्षेत्र से अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ हेमकुंड यात्रा पर निकला था, क्योंकि कल सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था और अपने साथ के कुछ लोगों के साथ मिलकर हेमकुंड यात्रा पर जा रहा था, जिसकी सूचना पर पंजाब पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ ने मिलकर आरोपी को यहां से अरेस्ट किया है। ये भी सूत्रों द्वारा ये भी जानकारी मिली है कि सभी जितने भी ये 6 लोग थे, जिनमें एक मुख्य आरोपी भी था, उनको पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई है। कैमरामैन सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में 20 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। केरल में 3 दिन पहले मानसून दस्तक दे चुका है, इसीलिए माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी तय समय पर ही मानसून आने की संभावना है। हालांकि इससे पहले अगले 10 दिन तक गर्मी और उमस भरे हो सकते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। आज सोमवती अमावस्या है। धर्मनगरी हरिद्वार में स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से गंगा घाटों पर लोगों का तांता लगा रहा। हर की पैड़ी पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और बड़ी संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि कई लाख लोगों ने यहाँ पर गंगा स्नान किया। हालांकि आखिरी आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। से बहुत अच्छा लग रहा है और आज का दिन कुछ ऐसा स्पेशल है कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ है। सो अच्छा लग रहा है। नहा धो के अब बस हम दर्शन करके चलेंगे। की पैड़ी पे ये सोमवारी अमावस और जो शनिवार का आपकी बात शनि जयंती है ना, इसके लिए इतनी मतलब भीड़ भी है, इतनी लोग उत्साह भी है। बहुत दूर दूर से, राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। और हम सभी का यही प्रयास रहता है इतने बड़े मेले के दिन, इतने बड़े स्नान के दिन, कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के और बिना किसी परेशानी के स्नान कर सकें। तो हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के स्नान पर दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिसके चलते यहां पर सड़कों पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। कई जगहों पर ट्रैफिक रुक रुक कर चलता हुआ दिखाई दिया। लोगों को थोड़ी दूरी तय करने के लिए घंटों का समय देना पड़ा। सोमवती अमावस्या का स्नान और वीकेंड को देखते हुए प्रशासन की ओर से काफ़ी तैयारियां की गई थीं। हालांकि भीड़ के सामने प्रशासन की तैयारियां नाकाफी साबित हुईं। सोमवती अमावस्या के स्नान को लेकर बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ देखने को मिली। तीर्थयात्रियों ने तप्तकुंड और अलकनंदा नदी में स्नान किया। सुबह से ही तीर्थयात्री बद्रीनाथ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे थे। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में स्थित तप्तकुंड में स्नान करने से सभी दुखों का नाश हो जाता है और जो भक्त यहाँ विशेष पर्व पर पहुंचकर स्नान करते हैं, भगवान नारायण की उन पर विशेष कृपा होती है। केदारनाथ धाम के दर्शन के बिना ही सैकड़ों तीर्थयात्रियों को लौटाया जाने लगा। तो रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में पुलिस लगातार बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही है, जिसमें यात्रियों का केदारनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन सही नहीं पाया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो उन्हें वापस लौटाया जा रहा है।
लेकिन यात्री बिना दर्शन के लौटना नहीं चाहते हैं और रास्ते में अंधेरे में बसों को रोककर बैठे हुए नजर आते हैं। वहीं यात्रियों का प्रशासन पर आरोप है कि प्रशासन हरिद्वार से उन्हें रजिस्ट्रेशन चेक करके भेज रहा है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद प्रशासन दिन प्रतिदिन नियमों में बदलाव कर उनके रजिस्ट्रेशन में खामी बता रहा है। गांधीनगर जिला में यहाँ कलों से आई हूँ, अकेली आई हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। मैं यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर भी हमको जाने नहीं देते। मैं दर्शन करके ही जाऊंगी, वापस नहीं जाने वाले। हम रजिस्ट्रेशन लेटर लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने 20 तारीख को प्रशासन ने नया नियम बनाई दिया। उसमें किसी ने कोई भी लेटर में कई गलती बताते हैं, दिक्कत बताते हैं और सबको वापस निकालते हैं। और सब यात्री 500 वाहन वापस कर दिया है और रास्ते में बैठ रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन है 25 तारीख से 5 तारीख तक का लिखा हुआ है। तब प्रशासन ने नहीं मेंशन किया था कि सबका अलग अलग डेट लेके आओ। हमारे रजिस्ट्रेशन में केदारनाथ का मेंशन नहीं किया हुआ है, इसीलिए यहाँ से हमको वापस भेज दिया है। कि हमारे रजिस्ट्रेशन में 4 धाम लिखा है, अभी केदारनाथ 4 धाम में आता है कि नहीं वो आपको पता होना चाहिए। हमें मक्का जाना नहीं है, जो हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला रिलायंस जियो पहला ऑपरेटर बन गया है। गौरीकुंड और केदारनाथ धाम के बीच जियो की ओर से कुल 5 टावर लगाए जाने हैं। कंपनी के मुताबिक छोटी लिंचोली और रुद्र पॉइंट पर 3 टावर लगाए जा चुके हैं। अन्य 2 टावर भी बहुत जल्द सेवा देने लग जाएंगे। जियो केवल 4G नेटवर्क ऑपरेट करता है, तो जाहिर है कि पूरे यात्रा मार्ग पर 4G की कवरेज मिलेगी। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर पैदल मार्ग पर किसी भी ऑपरेटर की मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने के चलते यात्रियों को भारी परेशानी होती थी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन अजय अजेंद्र और सीईओ BD सिंह ने रविवार को इस सेवा की शुरुआत की औपचारिक घोषणा की। बीजेपी ने एक बार फिर से स्थानीय कैंडिडेट और उस पर भी हरिद्वार की रहने वाली कल्पना सैनी को राज्यसभा टिकट देकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। कल्पना सैनी मंगलवार को दोपहर 2 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हरिद्वार निवासी कल्पना सैनी उत्तराखंड की ऐसी दूसरी महिला हैं जिन्हें राज्य बनने के बाद राज्यसभा जाने का मौका मिला है। इससे पहले 2014 में कांग्रेस के टिकट पर मनोरमा डोबरियाल शर्मा राज्यसभा पहुंची थीं। कल्पना सैनी के चयन के पीछे बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। 11 सीटों वाले हरिद्वार में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। ऐसे में माना जा रहा है कि ओबीसी वर्ग से आने वाली कल्पना सैनी को अब राज्यसभा भेजकर बीजेपी 2024 को भी साधना चाहती है। मुझे चुनकर महिला के प्रति हमारे संगठन की सोच, ओबीसी समाज के लिए हमारे संगठन की सोच और कैसे एक साधारण कार्यकर्ता को हमारा संगठन महत्व देता है, इस सब का परिचय एक बार फिर दिया है। राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली कल्पना सैनी 15वीं सांसद होंगी, जबकि बीजेपी इससे पहले 7 नेताओं को पहाड़ी राज्य से राज्यसभा भेज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसमें आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। 8 सांसदों में अभी तक ओबीसी नहीं था, तो ओबीसी को एक अवसर मिला है। राज्यसभा की एक सीट के चुनाव में कांग्रेस के वॉकओवर के बाद ये तय हो चुका है कि अब राज्यसभा की 3 सीटें बीजेपी के पास होंगी, जिसमें जाति के साथ क्षेत्रीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश है, ताकि 2024 में ये फैसला निर्णायक साबित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कल्पना सैनी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में मातृशक्ति की बड़ी भूमिका रही है। यहाँ मातृशक्ति को सम्मान दिया जाता है। महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे पहले यहाँ दिया गया। विधानसभा स्पीकर अभी एक महिला ऋतु खंडूड़ी हैं। कल्पना सैनी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाना मातृशक्ति का सम्मान है। उत्तराखंड राज्य मातृशक्ति की बहुत बड़ी उसमें भूमिका रही है। उत्तराखंड राज्य बनाने में हमारे यहाँ पर मातृशक्ति को हमेशा से सम्मान दिया जाता है। उत्तराखंड के अंदर मातृशक्ति के लिए सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था हमारी ही सरकार में हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उसके बाद अभी विधानसभा की अध्यक्ष भी हमारी ऋतु खंडूरी जी बनी है, वो भी मातृशक्ति की प्रतीक है।
उत्तराखंड बनने के बाद पहली विधानसभा की स्पीकर हैं और राज्यसभा में भी पहली महिला कल्पना सैनी जी को जो उनका पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी के रूप में चयन किया है, ये हमारे लिए मातृशक्ति का सम्मान है। भारतीय